हेलो बच्चों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको आंसर भी पता था, कंसेप्ट भी क्लियर था, पर फिर भी गलत ऑप्शन मार्क हो गया? अक्सर 1 मार्क वाले क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आती है। अब यहां पर ये जो 1 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो असर्शन रीजनिंग और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में। तो आज हम इनको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि हमारी मिनिमम से मिनिमम गलतियां हो जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है कि यहां पर जब हम असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास ये जो गिवन ए एंड बी ऑप्शन है, इसमें प्रॉब्लम आती है कि क्या हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है या हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के चक्कर में हमें थोड़ी घबराहट भी होती है, डर भी लगता है कि यार गलत ना हो जाए, कहीं मेरे से गलत ना हो जाए। और उस चक्कर में जब हम थोड़ा घबरा जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना है, और कौन सी बातें, वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। और जब हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हम क्या फेस करते हैं? वहां पर हम प्रॉब्लम फेस करते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब पैराग्राफ है, फिर नीचे ऑप्शंस हैं, नीचे 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। तो वहां पर उस पैराग्राफ को पढ़ के फिर क्वेश्चन को पढ़ते हुए हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब हमने लगानी नहीं कहीं तो हम थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। तो अब इस चीज को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये दोनों बातों को हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो देखो, हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो असर्शन रीजनिंग है और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हैं, इनको हम अवॉइड नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सीबीएसई ने अपने जो पेपर का पैटर्न है उसमें 20% जो आपका मार्क्स है वो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे रखा है। ये जो कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये चेक करते हैं कि आपका लॉजिक और एप्लीकेशन पार्ट कितना अच्छा है। आपने पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया। अब समझ में आने के बाद आपका लॉजिक कितना क्लियर हुआ और आपका अब उसके ऊपर एप्लीकेशन पार्ट कितना स्ट्रांग हुआ, ये कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस चेक करते हैं। और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस एंड केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जनरली कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने कैसे सॉल्व करना है। जब असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमने अप्रोच करना है। सबसे पहले जब आप एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करोगे तो आप इंडिपेंडेंट चेक का मतलब आप पहले असर्शन को पढ़ो, चेक करो कि असर्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ट्रू है या फॉल्स है। फिर आप रीजन को पढ़ो, चेक करो कि वो जो रीजन है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सो इंडिपेंडेंट का मतलब कि आप पहले ये मत करो कि असर्शन और फिर रीजन दोनों कंबाइन मत करो। आप असर्शन को अलग पढ़ो एज वन स्टेटमेंट, फिर रीजन को अलग पढ़ो एज अनदर स्टेटमेंट। और असर्शन को पढ़ने के बाद आप रीजन नहीं पढ़ना, असर्शन को पढ़ने के बाद डिसाइड करो कि ये जो असर्शन है ये करेक्ट है कि नहीं है, और फिर पढ़ो रीजन को और देखो कि ये करेक्ट है या नहीं है। अब देखो, अगर इनमें से कोई एक इनकरेक्ट हुआ फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी, क्योंकि अगर कोई एक इनकरेक्ट हुआ तो फिर आपकी ऑप्शन या सी है या ऑप्शन डी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हुआ क्या, दोनों ही करेक्ट है। अब जब दोनों करेक्ट होते हैं तो हमें अब घबराहट हो जाती है, यार ए या बी में से कौन सा आंसर है, और अक्सर बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं। तो अब आपने यहां पे क्या करना है? अब आपने यहां पे करना है बिकॉज टेस्ट। अब बिकॉज टेस्ट क्या है? आपने असर्शन पढ़ा, करेक्ट है, आपने रीजन पढ़ा, करेक्ट है। अब आप क्या करो, असर्शन को पढ़ने के बाद वहां पे लगा दो बिकॉज। तो आपको ये असर्शन है बिकॉज ऑफ ये रीजन। सो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। तो हम यहां पे कहेंगे ये जो फर्स्ट है, क्या ये सेकंड इसको एक्सप्लेन कर रहा है? तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट इज बिकॉज ऑफ सेकंड, और देखेंगे क्या इसका लॉजिक बन रहा है आपस में।
हम देखेंगे कि क्या ये जो हमने कहा assertion is because of the reason, तो क्या लॉजिक बन रहा है इसमें? अगर हमें लॉजिक नजर आ रहा है कि हाँ यार ये जो ऊपर वाला assertion है दिस इज बिकॉज ऑफ ये जो रीजन लिखा हुआ है, तो फिर हमारा जो आंसर है वो ए करेक्ट है। और अगर हमने वहां पे बिकॉज लगाने के बाद नोटिस किया कि यार assertion इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, पर हम नहीं यार बात नहीं बन रही, मतलब ये वाली जो रीजन है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो इसका मतलब हमारा जो बी पार्ट है वो करेक्ट है। सो हम अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि हम इसको थोड़ा और इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो हमारा देखो क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले आप चेक करो कि ये जो मैंने लिखा है असर्शन क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हमने कहा हाँ यार सही है, सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो हम कहते हैं हाँ यार ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी ट्रू है, ये सही है। अच्छा, फिर हमने कहा कि चलो सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, रीजन को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस। तो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं, तो यहां पे वो कह रहा है कि हाँ ये बढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये भी क्या है, करेक्ट है। सो हमने नोटिस किया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हमने चेक करना है कि मेरा आंसर ए बन रहा है या बी बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा assertion इज बिकॉज ऑफ, तो अब मैंने यहां पे ये बिकॉज लगा दिया। तो मैंने कहा कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस। तो मैंने कहा यार जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रही है, क्यों? बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है उसके बढ़ने से हमारे जो करंट कैरियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब हाँ सही है बात, तो ये बात बन रही है। तो अगर ये बात बन रही है तो हमारा जो आंसर ए है, ऑप्शन ए है, वो हमारा करेक्ट हो गया कि यस जो असर्शन है वो भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और जो हमारा गिवन रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहां पर आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस चीज का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन को, इन चीजों को सॉल्व करने के टाइम हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। सो यहां पर अब हमने क्या अंडरस्टैंड किया, यहां पे हमने अंडरस्टैंड किया कि असर्शन रीजनिंग में दो स्टेटमेंट्स होंगी। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, हम दो स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, और फिर अगर उनमें से कोई एक गलत है तो फिर सी या डी आंसर हो गया, और अगर दोनों करेक्ट हैं तो फिर हम बीच में एक वर्ड लगाएंगे बिकॉज, बिकॉज वर्ड लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जो पहली स्टेटमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ द सेकंड, अगर वो बिकॉज ऑफ द सेकंड है तो हमारा आंसर ए करेक्ट है, अगर वो बिकॉज ऑफ द सेकंड नहीं है तो हमारा आंसर बी करेक्ट है, और हम आराम से अपना आंसर दे देंगे और हमारा जो स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। सो इसलिए जब भी आपने असर्शन रीजन के क्वेश्चन करने तो ये लॉजिक दिमाग में रखना है, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं डरना, बस ये लॉजिक दिमाग में रखो और आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन जो हैं इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस हैं इनको जब आपने सॉल्व करना है तो देखो सबसे पहले पैराग्राफ होता है, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस होते हैं। हमने यहां पे रिवर्स सर्च टेक्निक यूज करनी है। अब रिवर्स सर्च टेक्निक क्या है, हमने पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, हमने सबसे पहले जो हमें वो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं पैराग्राफ के नीचे उनको पढ़ना है। देखो होता क्या है, ज्यादातर केस बेस्ड स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेक करते हैं कि आपका लॉजिक कितना है और आपका एप्लीकेशन पार्ट कितना है। ये इंग्लिश की तरह नहीं है कि ऊपर पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में जो लिखा है उसी के बेसिस पे नीचे आंसर होगा। पैराग्राफ जो दिया हुआ है वो जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके इन कंटेक्स्ट में दिया हुआ है, लेकिन जनरली बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बिना पैराग्राफ पढ़े ही कर सकते हो। तो आप सबसे पहले सीधे क्वेश्चंस को पढ़ो, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने के चक्कर में ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है और समटाइम्स पैराग्राफ में कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उस चक्कर में घबराहट हो जाती है, घबराहट होने के कारण आती हुई चीज भी गलत हो जाती है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे,
हम सीधे पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें पैराग्राफ की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उनका हम आंसर लिख देंगे। उसके बाद कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें कुछ डेटा दिया होगा, कुछ बातें दी होंगी जिसको हमको यूज करना है, कुछ फैक्ट्स दिए होंगे जिसको हमने यूज करना है। तो हम वो जो कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें पता लग जाएगा कि यार देखो ये आंसर मैं डायरेक्ट नहीं दे पा रहा, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट नहीं दे पा रहा तो इसका मतलब इसकी कोई बात ऊपर छुपी हुई है। तो मैं फिर ऊपर जाऊंगा और ऊपर जाके मैं सर्च करूंगा वो कोई इंपॉर्टेंट बात जो उस क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है और फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। सो हम कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है। अब यहां पे देखो यहां पे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं सीधे पहले क्वेश्चन पे जाऊंगा। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब मुझे पता है कि जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो चेंज इन रेजिस्टिविटी, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी, राइज इन टेम्परेचर। तो मेरे को ये फॉर्मूला पता है। तो अगर मेरे को ये फॉर्मूला पता है तो मैं सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि यार मेरे को जो फॉर्मूला पता है इसको देखो और इसके हिसाब से मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि इसका जो गिवन यूनिट होगा वो पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन होगा। तो सिंपल सी बात है कि मेरा जो आंसर है वो ये डी पार्ट हो गया। तो मेरे को आंसर आ गया, वही ऊपर पैराग्राफ की जरूरत नहीं पड़ी। फिर मेरे पास क्वेश्चन आ गया दैट द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड अप ऑफ। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स हमें पता है कि वो कांस्टेंटन, मैग्नेन, ये हमारे क्या हैं, अलॉयज हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ अलॉयज। तो अगर वो अलॉयज के बने हुए हैं तो देखो अगेन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हमारे पास आ गया द रेजिस्टेंस वैल्यूज ऑफ कांस्टेंटन एंड मैग्नेन वुड चेंज विद टेम्परेचर। तो डैश, अब हमें पता है कि भी हम क्यों यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल। तो अगेन आपका लॉजिक है, एप्लीकेशन हम क्यों यूज करते हैं, हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इनका जो अल्फा है वो बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर के बदलने पे भी आपका जो गिवन रेजिस्टिविटी उसमें कोई खास चेंज नहीं आता। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि इनकी वैल्यू जो है वो बहुत लिटिल है, बहुत कम है। एंड देन लास्ट द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी है हमें पता है कि इट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के टाइम मेरे को ऊपर जो गिवन वैल्यूज दी हुई है, जो ऊपर डेटा दिया उसकी जरूरत नहीं है। देखो जो बातें लिखी हुई है, जैसे ये फॉर्मूला लिखा है करेक्ट है, सही है, पर मेरे को पहले से ही पता है ये फॉर्मूला, मेरे को पहले से ही पता है ये फॉर्मूला, पहले से ही पता है। तो मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन पे जाऊंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो मेरे को इंफॉर्मेशन पहले से पता है उसके बेसिस पे आंसर दे दूंगा। अगर बाय चांस जो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके बाद मेरे को लग रहा है कि नहीं यार कुछ ऐसी चीज है जो मिस हो रही है, तो मैं ऊपर पैराग्राफ में जाऊंगा और वहां पे वो मिसिंग इंफॉर्मेशन को ढूंढूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली और फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे हम एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा हमें डाटा चाहिए होगा फ्रॉम द पैराग्राफ। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं। अब देखो जैसे यहां पर मेरे पास ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, तो मैंने यहां पे क्वेश्चन पढ़ा कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो मैंने कहा यार पहले जरा ऊपर देख लें क्या कह रहा है वो। तो वो कह रहा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है और उस कन्वेक्स लेंस में हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा है और हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, सेम साइज। तो हमने कहा यार सेम साइज, तो अगर कीवर्ड हो गया सेम साइज और हमने कहा अगर वो सेम साइज है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 2f पे है, इमेज भी जो है वो 2f पे है। तो इसका मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे है और अगर ऑब्जेक्ट 2f पे तो वो जो आपका डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर बन रहा है। तो हमारा जो f बनेगा वो कितना हो गया, वो हमारा गिवन 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 सेंटीमीटर पे है और जो फोकल लेंथ आ रही है वो हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। ऐसे ही आपके पास आ गया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे जाके ले गए तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। तो मैंने क्या नोटिस किया कि पहले ऑब्जेक्ट 20 पे था, अब उसको 10 सेंटीमीटर पे रखा है, तो वो कहाँ पे आ गया, फोकस पे आ गया। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे आ गया तो फिर मेरी जो इमेज होगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। तो देखो ये सब बातें मेरे को पता होनी चाहिए तभी मैं आंसर दूंगा। ये सब बातें ऊपर कहीं नहीं लिखी हुई, तो सिंपल है। हाँ मेरे को थोड़ा फैक्ट ऊपर से यूज करना पड़ा, तो कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ डेटा होगा जो आप ऊपर से यूज करोगे। तो आपने बेसिकली पैराग्राफ को एज अ पैराग्राफ नहीं पढ़ना, वहां से डेटा उठाना है अगर उसकी जरूरत है। तो मोस्ट ऑफ द
केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन सीधे ही सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो सीधे नहीं सॉल्व होते उनमें आपको डेटा चाहिए, उनमें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपने ऊपर से उठानी है। सो आपने पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, पैराग्राफ को पहले पढ़ने लग गए तो उस चक्कर में क्या होगा कि वो पैराग्राफ अगर बड़ा है, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो घबराने वाली हैं, डराने वाली हैं, तो आप घबरा जाओगे। घबराहट में क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो आपको प्रॉपर आइडियाज नहीं दे पाएगा, जिसके चक्कर में आपसे गलती हो जाएगी और बाहर निकल के आपको बोले ये तो मेरे को आता था, ये क्या हो गया। तो आपने कुछ इन बातों का ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं। पेपर देने के टाइम घबराना नहीं है, फोकस रहना है, और कुछ टेक्निक्स का ध्यान में रखना है कि ये टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने वर्क करना है। तो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन एंड केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो हैं इनको थोड़ा आपने ध्यान से आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो असर्शन रीजनिंग है उसमें हमने याद रखना है कि हम पहले दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर दोनों करेक्ट हैं तो फिर हम बिकॉज टेस्ट लगाएंगे, बीच में बिकॉज जो है वो लगा के देखेंगे कि क्या पहली स्टेटमेंट दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है। और जब हम केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सीधे पैराग्राफ को पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन सीधे सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा उसका जो डेटा चाहिए वो ऊपर से पैराग्राफ से पढ़ के फिर निकालेंगे और फिर आंसर दे देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब हम इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आराम से हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। सो सिंपल सी बात है बेटा, डरना नहीं है, लास्ट के दिन है, प्रॉपर फोकस होके पढ़ना है, घबराहट बिल्कुल नहीं। एंड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, या कोई चीज़ आप चाहते हो कि सर ये भी एक्सप्लेन कर लो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो लिख दो, अगली वीडियो में उसके साथ रिलेटेड डाल दूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।